आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी और इस वक्त हम लखनऊ में हैं। चौथे चरण में यहाँ मतदान होने हैं और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रेखा वर्मा जी, आज हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लखनऊ में बड़े पैमाने पर या पूरे देश में एक बड़ा सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इनको जाना जाता है, बड़े नाम के तौर पर इन्हें पहचाना जाता है। वो खुद हमारे साथ मौजूद है। जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कुछ मकसद था उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, इनसे खुद हम समझते हैं। प्रोफेसर रेखा, बहुत शुक्रिया बात करने का। इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम एक नई सरकार उत्तर प्रदेश में चुनने जा रहे हैं और कुछ चंद सालों बाद हम देश की नई सरकार चुनने जाएंगे। और पिछले विगत कुछ सालों में हम लोगों का अनुभव ये रहा है कि लगातार हमारे शहीदों का अपमान किया गया है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लगातार देश हर पायदान पर नीचे गिर रहा है। देश दुनिया का सबसे ज़्यादा औरतों के लिए ख़तरनाक देश घोषित किया जा चुका है। हमारे भूख की समस्या के मामले में हमारी जो स्थिति थी, हम कई पायदान उसमें भी गिरे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति चकनाचूर हुई है। हमारे देश की जो हमारे पब्लिक संपत्ति थी, जो जनता की संपत्ति थी, वो लगातार चंद धनाढ्यों के हाथ में बेची जा रही है। देश गरीब होता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, औरतों की सुरक्षा पहले से बदतर हुई है। मैंने बताया ही कि हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक देश औरतों के मामले में माने जाते। तो हर मामले में आप देखिए कि जो अपौष्टिक आहार की वजह से बच्चों की मृत्यु दर बढ़ा है। कोई भी एक आंकड़ा ऐसा नहीं है पिछले 7 सालों में जिसमें कुछ दशमलव की भी बेहतरी दिखाई गई हो, बल्कि हम कई पायदान नीचे गिरे हैं। देश बर्बादी के कगार पर है। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम मुद्दे एक तरफ से गिनाए, लेकिन इस पूरे 2 फेज़ के चुनाव हम देख चुके हैं। अब जाहिर है कि 7 फेजेज़ में ये पूरा चुनाव होना है, लेकिन इन पूरे चुनाव के दौरान जो मुद्दे होने चाहिए, जिनका आपने जिक्र किया है, उसका जिक्र नहीं है, बल्कि बात शमशान कब्रिस्तान की हो रही है, बात दंगे और फसाद की। बात 85 और 80 और 20 या 85 और 15% और बजरंग बली और अली के बीच में मैं यही बात आगे जोड़ने जा रही थी कि जब देश इतनी बुरी स्थिति से गुज़र रहा है, उस समय जो लोग सरकार में है, इसमें कुर्सी पर काबिज हैं, चाहे केंद्र में और चाहे उत्तर प्रदेश में, वो लगातार जनता को धार्मिक और जातीय भावनाओं पर भड़काने के लिए और एक दूसरे से लड़ाने पर आमाद हैं। अभी तक एक भी उनका वार्तालाप, चाहे चुनावी वार्तालाप हो, चाहे अलग से उनकी बात हो, एक बार का भी उदाहरण कोई नहीं दे सकता जब उन्होंने जनता के हित की बात कही हो और ये बातें उन्होंने गिनाई हो कि उन्होंने किस किस तरह से जनता का भला किया। वो कभी ये नहीं बताते, चूँकि बता सकते ही नहीं है, जनता का भला नहीं किया है। और ना सिर्फ इतना कि भाई आप जनता का भला नहीं कर पाए तो आप उस पर चुप रहिए, लेकिन आप उसके बरक्स आप लोगों को लड़ाने में लगे हुए हो। देश की सुरक्षा का सवाल जब उठता है तो वो केवल हमारी सीमाओं पर ही नहीं होता है। जो देश की जनता आपस में लड़े मरे, धार्मिक रूप से नफरत करे, औरतों की बोली लगाए, औरतों को रेप करने का आह्वान करें। मेरे पास ऐसे वीडियो हैं जहां पर कि इनकी पार्टी के लोगों ने मुस्लिम औरतों को रेप करने का आह्वान किया है। सवाल ये है कि इस हालात में जब चुनाव में आप एक भी उपलब्धि अपनी नहीं गिना रहे हो और सिर्फ आप मुस्लिम बनाम हिंदू, क्रिश्चियन बनाम हिंदू, औरत बनाम मर्द और सजातीय बनाम अवर्ण और सवर्ण के बीच में लड़ाई कराना चाहते हो, तो निश्चित रूप से जो भी देश से मोहब्बत करते हैं, जो भी देश का भला चाहते हैं,
जिन्होंने देश की उन्नति के सपने देखे हैं वो चाहेंगे कि ये पार्टी फिर से सरकार में ना आए, और यही हमारा भी मानना है। हम इस अपील के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि आपके माध्यम से देश में और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ये हमारी अपील जाए कि देश बहुत बर्बाद हो चुका है, अब रसातल में जाने के लिए बस एक धक्का काफ़ी है, और अगर ये लोग फिर आ गए चुन करके तो कोई और मौका हिंदुस्तान के लिए नहीं है। हिंदुस्तानियत की जो शान थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तानियत खतरे में है, संविधान खतरे में? और क्या खतरे में हो सकता है? संविधान की जो आत्मा है वो बराबरी है, संविधान की रूह जो है वो आपसी सद्भाव है, और जब निज़ाम संभालने वाले लोग ही लगातार उसी को तोड़ते रहें, आपने एक बार भी नहीं, जिन लोगों ने कहा कि हमें आज़ादी भीख में मिली, उनके ख़िलाफ़ आपने मुंह नहीं खोला, आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। आप गरीबों की हिमायत करने वाले, आप अच्छी शिक्षा मांगने वाले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मांगने वालों को तो जेल में डालते हो देशद्रोह के नाम पर। लेकिन जो देशद्रोह सचमुच कर रहे हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपने परिवार बर्बाद कर दिए, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन लोगों की शहादत को आज आप भीख कह रहे हो। इन्हीं को राष्ट्रवादी कहा जाता है? जी, राष्ट्रवादी वो खुद ही अपने आप को कह रहे हैं, हम तो नहीं कहते। ये तो राष्ट्रद्रोही हैं, असल में यही राष्ट्रद्रोही हैं। तो हम अपील करने आज ये आए हैं जनता से, जो आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप देश को सचमुच पूरी तरह से भट्टी में झोंकना चाहते हैं और खून खराबा सड़कों पर करना चाहते हैं, सन 47 से बदतर मंजर आप देखना चाहते हैं, तो इनको वोट दीजिए। नहीं सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रही हैं, नफ़रत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये तमाम के तमाम जो मुद्दे जनता के बीच में होने चाहिए थे, उनके बजाय नफ़रत की बातें की जा रही हैं। शमशान कब्रिस्तान 20 और 80 से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं संविधान को आड़ में रखते हुए इन चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये संविधान के खिलाफ है, बाकायदा तो इन लोगों को जेल में होना चाहिए। ये संविधान की बिल्कुल खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है। संविधान छोड़िए, संविधान में तो एक मोटा मोटा स्वप्न होता है, एक सपना हिंदुस्तानियत का गढ़ा गया है, लेकिन जो कानून उसके आधार पे बने हैं, ये तशद्दुद यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ाने, अशांति फैलाने का सीधा सीधा अपराध इन पर लगता है। और इनके ख़िलाफ़ अगर हम लोग जाते हैं शिकायत, हमने एक FIR की पहले से ही की हुई है, जबकि धर्म संसद में हथियार उठा करके मुसलमानों को मारने का आह्वान किया गया। हम लोगों ने FIR लगाने की एक एप्लीकेशन, अभी कोई जवाब नहीं है और 2 हफ्ते हो गए हैं उस बात को। तो जिस देश में आपस में झगड़ा कराने वालों पर पुलिस की हिम्मत ना हो FIR कराने की, जिसने किसान को कुचल करके मार दिया, वहाँ संभावना ढूंढी जा रही हैं कि शायद उसने बचने के लिए तेज़ी से चलाई। आप रेपिस्ट कातिलों के ख़िलाफ़ इतना संवेदना के पक्ष में इतनी संवेदना दिखाएंगे, तो हमें ये सरकार नहीं चाहिए, कोई भी और देखिए, जो मुद्दों की बात है, आप लगातार देखिए ऑपोजिशन उठा रहा है। अच्छा, भारत का जो जागरूक मतदाता है वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि अगर देखा जाए, आए दिन बीजेपी मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। देखिए, ये तो बहुत लंबी बात होगी। हमारी शिक्षा इतनी ख़राब है, उसमें जागरूकता नहीं होती है, सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा जो लोग कुर्सियों पर काबिज़ हैं, वो थोड़ा भी सही बोलने के वालों को इस तरह से जेल में डाल रहे हैं, सता रहे हैं, उनकी प्रिविलेजेस छीन रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं कि लोग डरते हैं। दूसरी बात यह कि समझ इसलिए नहीं रही है कि जबकि सरकारी तंत्र से उस तरह का कैंपेनों उनका सहारा हो नफ़रत फैलाने वालों को, तो नफ़रत बहुत तेज़ी से फैशन में आ जाती है। आप के पास जब शक्ति होती है, पावर होती है, उस पावर के साथ जब आप कुछ बोलते हैं, तो आज की नफ़रत पूरी कर लें जी प्लीज़। हमें कम से कम एक क्लियर मैसेज तो जनता के पास जाए। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब सत्ता से युक्त इंसान जब कोई बात कहता है तो वो ज़्यादा असरदार होती है, और इस समय जो सत्ता में हैं वही चूँकि नफ़रत की बात कर रहे हैं, इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि यही देशभक्ति है कि हमें कौम को यहाँ से मार मूर के भगा दें।
और वो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। तो सारी बात ये है कि एक बार अगर सरकार कानून के हिसाब से चलने लगे तो ऐसा ना वो खुद बोल पाएगी ना दूसरे बोल पाएंगे। इसीलिए हमने आपसे ये सवाल किया कि बीजेपी दिन ब दिन मजबूत हो रही है, विपक्ष कमज़ोर हो रहा है, जिसे इन तमाम मुद्दों को उठाना था वो नहीं उठा पा। हम उसी के लिए कह रहे हैं कि जब प्रचार होता है उन लोगों के द्वारा जिनके पास सत्ता है, भाई कितने चैनल्स हैं जो कि, और कितने प्रिंटेड अखबार हैं, कितनी मैगजीन्स हैं जो इस तरह की क्रिटिक पेश कर रही हैं। आप खुद बताइए कितनों में हिम्मत है। सबको ख़रीद ले के मालिकों को ख़रीद लिया गया है, सबको डराया धमकाया गया है कि हम एडवर्टिजमेंट नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सब उन्हीं का राग अलाप रहे हैं। दिन रात जो टीवी खोल के बैठता है उसको तो कानों में ये पड़ रहा है कि बहुत ही सुहावना मौसम है हिंदुस्तान में। तो लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग इतने समझदार नहीं हैं, और दिन रात 24 घंटे उनके कानों में केवल हमारे हुक्मरान का वर्जन पड़ रहा है, दूसरों का वर्जन पढ़ नहीं रहा है। जो जितने सोशल मीडिया हैं वो हम लोग जैसे लोगों की रीच घटा देते हैं, उनके हाथ में है। मैंने खुद अनुभव किया। फेसबुक मैंने नई खोली, मुश्किल से 1 साल हुआ है अकाउंट खोले। शुरू में जो हज़ार आते थे आज 300 आते हैं। तो आपको ये डर सता रहा है कि अगर आप जिस तरह से आवाज़ उठा रही हैं, आपको भी अर्बन नक्सल कहकर आपको ख़त्म कर? देखिए अब हम तो इस उम्र के हो गए हैं कि हम डर के उस पार हो गए हैं। हम जब 20s में थे, पूरे 30 के भी नहीं थे, तब से बोल रहे हैं। तब नहीं डरे जबकि पूरी ज़िंदगी बितानी थी। अब क्या डरेंगे, हम अपनी ज़िंदगी जी लिए हैं, डाल दें। जब 84 साल के 80 साल के फादर स्टेन्स को डाला जाता है, वरवर राव को डाला जा सकता है जिनके हाथ कांपते हैं। तो इसीलिए हमने ये सवाल किया। नहीं, मैं बिल्कुल डरने की बात नहीं। सवाल ये है कि मैं कितने साल और ज़िंदा रह लूँगी। देश रहेगा, और देश में मारकाट होती है या मोहब्बत से रहते हैं, देश में विकास होता है, देश में भुखमरी कम होती है या नहीं होती है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि कोई एक इंसान, हम जैसा कोई एक टुच्चा सा इंसान ज़िंदा रह जाए। तो ठीक है, डाल दें जेल में, कोई हमको डर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी प्रोफेसर रेखा वर्मा साहिबा, जिनका साफ तौर पे मानना ये है कि इस वक्त मतदाताओं की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में तब्दीली बहुत ज़्यादा जो है लाए जाने की ज़रूरत है। तो इस ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।